हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट टॉक। माय नेम इज चिरंजीव नायक और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस एक्सपर्ट टॉक में, जहां पे हमारे साथ है आज लाइफ साइंस के एक ऐसे महागुरु जो पिछले 20 सालों में न जाने कितने सिलेक्शन दिए और सिलेक्शन के साथ साथ एक अच्छा रैंक भी दिलाया। तो जल्दी से सारे लोग तैयार हो जाएंगे। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को है आप सभी के लिए जो लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस सेशन में। तो जल्दी से सारे लोग एक बार फटाफट लिंक को, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक बार आपको आज के एक्सपर्ट के बारे में बता दें कि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो ललित सर है, जिन्होंने लाइफ साइंस की दुनिया में पिछले 20 सालों में आप यकीन मानो कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 400 घंटे अगर आप टाइम देते हो तो आप एक एवरेज फैकल्टी बन जाते हो। इन्होंने पिछले 20 सालों में 73,000 आवर्स दिए हैं। अब आप सोच सकते हो कि लाइफ साइंस में इनका क्या तजुर्बा रहा होगा। तो चलते हैं सीधे ललित सर के साथ। तो ललित सर, आपका स्वागत है इस एक्सपर्ट टॉक में। बहुत सारी कुछ बातें करनी है सर आपके साथ, और बच्चे भी कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस जर्नी है इनके बारे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी सर, क्या क्या परेशानी आई और किस तरीके से आप उनको साइड में रखते हुए आप कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचे हो। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानना चाहते हैं सर। सो सबसे पहले सर एजुकेशन जर्नी के बारे में सर, जहाँ से आपने कहीं ना कहीं जर्नी को स्टार्ट किया, वो जर्नी सर सबसे पहले। थैंक यू चिरंजीव सर। मेरा जो बैचलर मैंने किया था इट वाज इन 2009 फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, एंड देन आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम गढ़वाल यूनिवर्सिटी in 2011 and PhD from National Institute of Immunology that comes under the JNU in 2021। ओके, और पैरेलली जो है मैं कंटिन्यूसली 2011 से ही जो है मास्टर्स करने के बाद जो है टीचिंग में हूँ, टीचिंग करा रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो ये था मेरा जो मैंने अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो किया मैंने अब तक का। और अगर इस चीज़ को देखें तो 2011 के बाद से ही जो है किसी ना किसी तरीके से आई वाज एंगेज इन टीचिंग, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है टीचिंग करना। अच्छा। तो सर कहीं ना कहीं एक टाइम पे कहते हैं ना सर, टीचर भी एक टाइम स्टूडेंट होता है। एग्जैक्टली। तो सर आपने भी CSI या नेट की प्रिपरेशन करी होगी, तो सर किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती थी सर? और उस टाइम तो सर अगर आप देखो आज के डेट में सारी चीज़ें ऑनलाइन है, उस टाइम पे ऑनलाइन इतनी चीज़ें नहीं थी। आज बच्चे कहीं ना कहीं घर बैठे सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। उस टाइम पे ऑफलाइन मोड था, तो कैसे आप प्रिपरेशन किए, किस तरीके से? हाँ, ये तो देखो उस आज के टाइम में और उस टाइम में बहुत डिफरेंस है। आज हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आपको जो बुक चाहिए होती है आपको मिल जाती है ऑनलाइन। हमारे टाइम में तो हमें बुक्स के लिए लाइब्रेरी पे डिपेंड होना पड़ता था। और जब अगर मैं CSIR नेट की प्रिपरेशन की बात करूँ तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हो वो सोर्स आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। और ऑथेंटिक सोर्स क्या है ये चीज़ जानने के लिए आप हमेशा जो है फॉलो करते हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, क्योंकि आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपके पेपर्स में रहती है। अगर आप CSIR नेट में C सेक्शन को देखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको वहां पर क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाती है। आप उसको मैच कीजिए कि जो सोर्स आप यूज कर रहे हो क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है दैट मीन्स आपका सोर्स जो है उतना रिलायबल नहीं है। और ऑथेंटिक सोर्स की मैं बात करूं तो ऑथेंटिक सोर्स में आप जब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की, तो सबसे बेस्ट वही होता था हमारे टाइम पे कि स्टैंडर्ड बुक्स हम लोग फॉलो करते थे। हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक होती है, एक से ज्यादा स्टैंडर्ड बुक होती है। और सबसे ज्यादा मेन चीज क्या थी उस टाइम पर प्रिपरेशन करने में कि देखो जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो दैट वाज सब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद से ही जो एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होना स्टार्ट हुआ, और वो थोड़ा ईजी भी लगता है हमें आज के टाइम में, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वहां पर उतना लिखने पे उतना फोकस नहीं करना होता है, बस हमें समझना होता है क्वेश्चन को और क्वेश्चन का आंसर करना होता है। वहां पर क्या होता था कि हमें लिखना भी पड़ता था। तो 2010 में मैंने लास्ट पहला पेपर दिया था। उसके बाद जो है जब वो सब जो आपका सब्जेक्ट जिसको मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद जो है पेपर सारे ऑब्जेक्टिव होने लगे। और अगर तैयारी की मैं बात करूँ तो तैयारी जो है उस टाइम पर देखो हमारे पास एक ही सोर्स होता था, वो हमारी बुक्स। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं था हमारे पास में। सर बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि आप नोट्स किस तरीके से बनाया करते थे सर उस वक्त? ओ एग्जैक्टली। तो नोट्स का देखो तरीका ये होता है कि प्रीवियस ईयर में जो, जैसे अब हम 2022 में हैं, तो प्रीवियस 5 ईयर में जो भी लेटेस्ट पेपर है हमारे, वहां पर क्वेश्चन कैसे आया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है। अगर आप स्पेसिफिकली CSIR नेट के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चंस में कितना चीजें पूछी गई हैं, और चांसेस हैं कि फ्यूचर में भी जो है उसके आसपास की चीजें पूछी जाए।
तो अगर आपको नोट्स बनाना है, आपको क्रिस्प नोट बनाने हैं, तो आप उन चीज को बुक्स में ढूंढिए, स्टैंडर्ड बुक में, और उसके आसपास की चीजों को ही ऐड कीजिए। बुक्स को अगर हम लोग देखो स्टैंडर्ड बुक 13 यूनिट है हमारे सिलेबस में, सब कुछ पढ़ना, सारी बुक्स को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे भी यूनिट है सर जिसको छोड़ सकते हैं हम लोग? देखिए, छोड़ना तो वो डिपेंड करता है हमारा कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। छोड़ना इस चीज पे डिपेंड करता है कि लेट्स से मैं जो है फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में किया है, कोई एक स्टूडेंट है जिसने मास्टर जो है आपका बॉटनी में किया है, जूलॉजी में किया है, तो मास्टर्स में हमारा जो है एक्सपर्टीज लेवल का हम लोग पढ़ते हैं। उस केस में क्या होता है, जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं, लेट्स से बॉटनी से किसी ने अगर अपना मास्टर्स किया है, तो बैचलर में या मास्टर्स में उसने जूलॉजी को उतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है कि बीएससी में उसने थोड़ा वो जूलॉजी पढ़ी हो, लेकिन मास्टर्स में क्योंकि आप बॉटनी से कर रहे हो, तो आपके लिए जूलॉजी जो है बहुत दूर की चीज हो जाती है। अब वही आपकी 13 यूनिट्स में जूलॉजी भी है, लेकिन वो भी इक्वल वेटेज रखती है। तो आप ना चाहते हुए भी आप क्या करोगे कि आप उस यूनिट को पढ़ोगे तो, लेकिन उतना एंथुजियाज्म से, उतना मन से नहीं पढ़ोगे। तो रेदर आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने से उसके सेलेक्टेड टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, और बाकी अगर आपको लगता है कि आप स्किप कर सकते हैं उस यूनिट से, तो आप कर सकते हो, क्योंकि इससे बेटर है कि आप अपने फील्ड में जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है उसकी जो यूनिट्स हैं आप उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें, और साथ साथ में आपको उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज भी है, तो आप क्वेश्चन पर ज्यादा अच्छे से अपनी पकड़ बना सकते हो। सर जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि पहले सब्जेक्टिव पेपर था, अब ऑब्जेक्टिव हुआ, तो सर सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? नहीं, सिलेबस आज भी वही है। यूनिट पहले भी 13 एग्जैक्टली, आज भी 13 ही है। तो सर ये जो 13 यूनिट है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यूनिट होंगे जो आपको पता होगा कि ज्यादा फोकस पहले इस पे किया जाए, और लास्ट टाइम में इसको देख लिया जाए, कुछ ऐसे यूनिट? हाँ, देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो कुछ कोर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बायोकेमिस्ट्री, अगर कोई बच्चा जूलॉजी वाला है तो बायोकेमिस्ट्री उसने भी पढ़ा है, बच्चा कोई बॉटनी वाला है तो बायोकेमिस्ट्री उसने भी पढ़ा है, तो बायोकेमिस्ट्री को आपको स्किप नहीं करना है। बायोकेमिस्ट्री में से आपको पता भी है कि आपने पेपर से आइडिया लिया हुआ प्रीवियसली कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसी तरह से आपका सेल बायोलॉजी है, वो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा वो पढ़ेगा, तो ऐसी शुरुआत हमारी 5 यूनिट, लगभग 5 से 6 यूनिट ऐसी हैं जो कॉमन यूनिट है। आप किसी भी स्ट्रीम से मास्टर्स करके आ रहे हो, वो आपने मास्टर्स में या बैचलर में पढ़ी जरूर है, तो उनका आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, उन पर आप कमांड भी कर सकते हो। तो अगर आप उन 5 यूनिट को भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो, और एडिशनली फिर आप जो है अपने एक्सपर्टीज के बेसिस पर, लेट्स से मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर जूलॉजी और बॉटनी ले रहा हूं, तो लेट्स से मैंने मास्टर्स जूलॉजी में किया है, तो मेरी 5 यूनिट तो हो गई मेरे लिए। इसके अलावा मेरी एक एक्स्ट्रा यूनिट जो मेरा एक्सपर्टीज हो गई, वो हो गई मेरी जूलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी या एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये हो गया। तो इसको मैं फोकस वे में पढ़ूंगा, और बाकी जो टेक्निक्स वाली यूनिट है या बाकी जो बॉटनी बैकग्राउंड की यूनिट्स है, अगर मैं उन यूनिट्स को पूरा ना करके केवल उन टॉपिक्स को वहां से निकालूं जिन टॉपिक्स से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे लेट्स से मैंने जूलॉजी से किया है और बॉटनी में मुझे उतना इंटरेस्ट है नहीं, या प्लांट फिजियोलॉजी में मुझे उतना इंटरेस्ट है नहीं, बट देयर इज ए टॉपिक फोटोसिंथेसिस। आप पिछले 10 साल के क्या 20 साल के जितने पेपर उठाइए, आपको वहां से क्वेश्चन मिलता है, तो आपको जब पता है वहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि इन 5 यूनिट के अलावा मुझे और कौन कौन सी यूनिट में से क्या क्या टॉपिक्स निकालने हैं। मतलब सर ये कह सकते हैं कि हर एक कैंडिडेट को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट और कुछ थोड़ा बहुत मेहनत एग्जैक्टली। और इसमें कुछ लॉस भी नहीं है। देखो, 13 यूनिट को कंप्लीट स्टडी करना बहुत हर किसी के लिए उतना एक्सपर्टीज लेवल पर नहीं कर सकते ना आप। अगर मेरा एक एक्सपर्टीज है जो मैंने पिछले 5 साल पढ़ के किया है, बैचलर मैंने किया, मास्टर किया, और अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूं अगले 2 महीने में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं उतना ही एक्सपर्टीज लेवल जो है उन सब्जेक्ट में भी ले आऊं जिनको मैं अभी पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये सब चीजें जो है ये स्टूडेंट को अपने आप एनालाइज करनी होती है, अपने आप देखना होता है। ठीक है, बाकी हम लोग हैं गाइड करने के लिए, हम तो पूरा बता ही देते हैं कि आप लोग अगर देखते होंगे तो पूरे टॉपिक्स निकाल रखे हैं, और बच्चों से एग्जाम से 3 दिन पहले हम लोग टॉपिक्स देते हैं, और बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जैक्टली वही चीज आई जो आपने हमें बताया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल है सर सिलेक्शन में? देखिए, प्रीवियस ईयर तो मेन ही चीज है हमारे पेपर। पीवाईक्यूज इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पीवाईक्यू आपको बताता है एग्जैक्टली क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, फ्यूचर में आपने उसी के आसपास की चीजें पढ़नी है। हर बार पेपर में आपको, हाँ ये मैं मानता हूं कि हर बार पेपर में 1-2 क्वेश्चन जो है नया आ जाता है, एक नया चीज जो है इंट्रोड्यूस होती है, और वो 2-3 साल तक ट्रेंड में रहती है। लेकिन कुछ चीजें तो बिल्कुल स्टैटिक है पिछले 20 साल से या 10 साल से, अगर हम लोग बात करें, जब से तो मैं जानता हूं इस एग्जाम को, तो वो स्टैटिक है, उनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये तो एक प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ने के बाद ही आपको आइडिया लग पाएगा ना कि कौन से टॉपिक से आपको हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना जरूरी आप लोगों ने पढ़ा है, आप समझा है,
ठीक है, प्रैक्टिस आपने कर लिया, पढ़ने का आपको नॉलेज हो गई, लेकिन आपको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। वो उसमें हेल्प करता है आपका मॉक टेस्ट। तो दोनों अपनी जगह पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। सर आपके टाइम में मॉक टेस्ट थे इतने सारे? नहीं, मॉक टेस्ट की बात करिए, हमें तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी नहीं मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पर ऑफलाइन पेपर होता था और वेबसाइट वगैरह पे तो अवेलेबल होते नहीं थे। तो पेपर जिसके पास था, प्रीवियसली अपने सीनियर ने संभाल के रखा, आप उनसे पेपर ले लेते थे कि सर हमें पेपर दे दिए, वो भी बहुत रेयर ऐसा होता था। या फिर जैसे सपोज किसी यूनिवर्सिटी का अपना पर्टिकुलर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर आप उसको जो है ले सकते थे। तो अब वो सबके लिए पॉसिबल नहीं था। लेट्स से जेएनयू का अगर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सेपरेटली होता था पहले, तो उस केस में क्या होता था कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वहां जाके लेकर आने होते थे, जो हर किसी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं था। आज तो रिसोर्सेज की कमी ही नहीं है हमारे पास में। मॉक टेस्ट तो सबसे बेस्ट चीज आज के टाइम में, मतलब कह सकते हैं सर पेपर से पहले आप जितना मॉक टेस्ट लगा लो बेस्ट है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को? आप सब कुछ पढ़ के चले गए, आपने क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप क्वेश्चन जब बनाओगे ना एग्जाम में, तब आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आपको नहीं पता होगा। सर थोड़ा सा हम लोग प्रोफेशनल जर्नी की तरफ भी चलेंगे। देखिए प्रोफेशनल जर्नी के बारे में टीचिंग लाइन ही क्यों सेलेक्ट की सर? ओके ठीक है। देखिए मैंने अपना 2011 में पास करने के बाद आई वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए कॉलेज इन मुजफ्फरनगर, जो मेरा होम टाउन भी है, वहां से मैंने किया। उसके बाद आई गॉट सेलेक्टेड एज अ JRF इन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। वहां पर मैंने रिसर्च में एंट्री लिया। मेरा टीचिंग में तो इंटरेस्ट था ही, रिसर्च में रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा साइड बाय साइड टीचिंग में जरूर रहा हूं। टीचिंग में क्या होता है कि आपको ना एक प्रोफेशन में जहां अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो टीचिंग है मेरे लिए। मैं रिसर्च में भी रहा, मैंने रिसर्च में भी काम किया। उसके बाद फिर मैंने जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया एमटेक से छोड़ने के बाद में, और वहां पर भी काम किया मैंने 2013 से लेके 14 तक। उसके बाद फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ज्वाइन किया, जहां पर मैंने अपना पूरा पीएचडी कंप्लीट किया। पीएचडी में भी मेरा मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो एनिमल सिस्टम पे था। मेरा जो टॉपिक था पीएचडी का वो हमारा HIV TB को इन्फेक्शन था। तो रिसर्च में भी पैरेलली इंटरेस्ट रहा है, लेकिन मैं हमेशा जो है टीचिंग के साथ भी कहीं ना कहीं पर एंगेज रहा हूँ। सर एक बच्चे का सवाल है श्रुति का कि जो रिपीटर्स है उनके लिए क्या सजेशन है? ओके, जो रिपीटर्स है, जो एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि देखो खुद को एनालाइज करो कि आप कहां पर लैग कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, और आप सबसे अच्छे ऑब्जर्वर, सबसे अच्छे एनालाइजर अपने लिए आप ही हो, क्योंकि आपको पता है आपने पेपर दिया है। आप देखो कि मेरी गलती कहां हो रही है। आपकी नॉलेज में कुछ कमी है, आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पा रहे, या नॉलेज आपको पूरी है लेकिन क्वेश्चन बनाने को क्वेश्चन या आप ठीक से नहीं बना पा रहे हो, या कुछ गलतियां कर दे रहे हो। पहले उसको एनालाइज कीजिए, फिर हमसे भी शेयर कीजिए, हम भी आपको हेल्प करेंगे कि आप यहां पर गलती कर रहे हो। ठीक है, तो रिपीटर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि जो लोग रिपीट कर रहे हैं, आप लोग पेपर से अवेयर हैं, आप लोग पेपर दे चुके हैं, आपको पता है पेपर के बारे में, पेपर कैसा होता है, तो पेपर उठाइए अपना पुराना, और आंसर की नहीं देखिएगा। आंसर की देखने के बाद आपका माइंड सेटअप बदल जाता है। बिल्कुल। आप एक क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको उसका आंसर पहले से पता है, तो आप किसी ना किसी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आंसर निकाल ही दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको आंसर नहीं पता है, तब आप एक्चुअली उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। हाँ। तो आपको उसका पहले आंसर नहीं पता होना चाहिए, और आंसर देखना भी नहीं है बनाने के बाद। आपने उसका आंसर बना लिया। आंसर बनाने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा परफेक्ट आंसर है। अब आप उस पर्टिकुलर आंसर को, अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको मैच करिए, आंसर में जो इंफॉर्मेशन दी है उसको मैच करिए एक स्टैंडर्ड सोर्स से। आप लगता है कि हाँ सही है, तब जाके आप उसका आंसर देखिए कि हाँ इसका आंसर यही है। तो इस चीज से क्या होगा कि आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा बिल्डअप होंगे, आपके गलती होने के चांस, नेगेटिव होने के चांसेस कम होंगे। और रिपीटर्स का सबसे बड़ा एक ही जो है, मैं जहां तक जितना मैं समझता हूं, रिपीटर्स में सबसे बड़ा एक गलती जो वो करते हैं वो है नेगेटिव मार्किंग का, जिसको बहुत लूजली लेते हैं। मतलब आप जब बोलते हो ना कि कौन सा क्वेश्चन हमें जो है सेलेक्ट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमें हमारे लिए ये भी है कि कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जिस दिन वो हम समझ गए, साहब रिपीटर नहीं रहोगे उसके बाद फिर। और सर मेरा ये भी मानना है ना कि अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप पेपर से पहले 6, 7, 10 भी अगर आप लगा ले रहे हो, साथ के साथ एनालिसिस भी अगर आप कर रहे हो, क्योंकि एनालिसिस कहीं ना कहीं उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना अटेम्प्ट। एग्जैक्टली। क्योंकि एनालिसिस से आपको वो चीज पता लग रहा है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो इस वक्त। टाइम मैनेजमेंट की जब बात होती है, टाइम को आप किस तरीके से मैनेज करो, कौन से क्वेश्चन में कितना आपको टाइम देना चाहिए था, कितना टाइम आप दिए हो, कितने क्वेश्चन आपके इस वक्त फिलहाल गलत हो रहे, वो छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं जो आप सुधार सकते हो मॉक टेस्ट से। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है रिपीटर्स के लिए सर, कि अगर वो मॉक टेस्ट पे काम कर ले, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन है सर, 100% प्रिपरेशन है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है।
तो वो अगर सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से उनका जून वाले पेपर में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो बोला ना कि टाइम मैनेजमेंट, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन में देखो गलतियां क्या होती है, एक क्वेश्चन में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिससे मैं अवेयर हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता हूं। मान लीजिए वो क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, पहली बार क्वेश्चन पढ़ने पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैपेबल हो या नहीं उसको सोल्व करने में, लेकिन फिर भी चूंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी आ रही हैं जो आपकी नॉन की है, और आप उस क्वेश्चन को लेट्स से अगर आप उसको नहीं बना पा रहे हो तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत करो, आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, आप उसको मार्क करके रख दो कि मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज अगर 4 नंबर का क्वेश्चन भी आप करते हो तो आप 2 मिनट से ऊपर के लिए आपके लिए पास टाइम होता ही नहीं है। आप 2 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व करिए और वो आपको आएगा प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आपकी बनती है मॉक टेस्ट से। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। तो सर कितना टाइम उसके लिए चाहिए? देखो, सबसे पहले तो एक सिस्टमेटिक स्टडी, टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, अगर ये आपकी ठीक है और आप नेगेटिव नहीं करके आ रहे हो तो पहले अटेम्प्ट में क्या, पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि आपको 13 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट इक्वल वेटेज ले रही है, और आपने उसमें से जो है 8 से 9 यूनिट को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी तो होता नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सी सेक्शन में आउट ऑफ 75 आपको 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, और बी सेक्शन में आउट ऑफ 50 आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ए सेक्शन में आउट ऑफ 20 आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपने वही छोड़ दिए। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद भी अब जरूरी नहीं कि आप 25 के 25 अटेम्प्ट करो, आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग 20 या 22 क्वेश्चन परफेक्टली राइट है, ठीक है, आप उनको छोड़ दीजिए उतना। अगर आप उतना करोगे, आपको लग रहा है सेक्शन बी में जो है आपके जो है 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं लेकिन बाकी में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा भी करते हो तो भी आप जो है अच्छी रैंक ला सकते हो। अटेम्प्ट तो क्वालिफाइड कर ही जाओगे फर्स्ट में, लेकिन आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है अगर आप उतने क्वेश्चन भी सही से अटेम्प्ट कर रहे हो, नेगेटिव नहीं कर रहे हो। लेकिन गलती क्या होगी, आपको 22 आते हैं, आपको लगा कि 22 तो मेरे सही हो गए, 3 को मैं और अटेम्प्ट कर लेता हूं, और गलती से वो 3 आपके गलत हो गए, तो 3 मार्क्स तो वही माइनस में लेके चले गए आपके सी सेक्शन में। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा लालच होता है ना, इससे कैसे बचना है, ये मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट में भी आप अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, स्टूडेंट को लगता है कि यार ये तो मॉक ही टेस्ट है, इसके मार्क्स तो मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मैं तो अटेम्प्ट कर देता हूं, पर वो उनकी हैबिट में आ जाता है। तो वो हैबिट आप घर पर भी खुद भी क्वेश्चन अगर बना रहे हो तो वो हैबिट रखिए कि मुझे अभी भी क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे नहीं करना है, और जिस दिन ये प्रैक्टिस हो गई आपकी, आप एग्जाम में भी उसी को फॉलो करोगे। अदर हाँ, मतलब ये कह सकते हैं सर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है। कर सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाइड कर सकता है अगर सिस्टमेटिक वे में चीजों को पढ़े, टाइम मैनेज करे और नेगेटिव ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो सर जून में जैसे अभी पेपर होने वाले हैं, तो अभी जो टाइम बचे इस टाइम पे किस तरीके से प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रह गया। हाँ, तो अभी कैसे और कौन से यूनिट को ज़्यादा टारगेट किया जाए? देखिए, यूनिट तो मैंने आपको बताया कि वो जो शुरू की 5 यूनिट जो है, शुरू की जो 4 यूनिट है प्लस एडिशनली आपकी जो एक्सपर्ट यूनिट है, उनको तो आप इक्वल वेटेज दीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हर एक यूनिट इक्वल वेटेज रखती है। और सर एक सवाल ये भी है कि क्या पार्ट ए को, जैसे बहुत सारे बच्चे पार्ट ए देखते ही नहीं है, हाँ। आप ये लेकर चलिए, मेरे ख्याल से 99% ऐसे होंगे जो पार्ट ए नहीं देखते हैं, क्या पार्ट ए जरूरी है सर? देखिए, अगर आपको एक अच्छी रैंक लेकर आनी है, हाँ, क्वालिफाइड तो करना ही है, पर अगर आपको एक अच्छी रैंक लेकर आनी है तो आपको उस पर भी फोकस करना होगा। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जैसे लेट्स से नहीं आप उधर बना पा रहे हो तो इधर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं पार्ट ए में, पर ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको अटेम्प्ट करना ही है। क्योंकि मुझे पता है बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी वालों को मैथ से बड़ा डर लगता है। वो मैथ है नहीं, वैसे नाम के लिए मैथ है, 1-2 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, बट बाकी जनरल आपके स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, जनरल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन फिर भी ना दिमाग में एक फोबिया है कुछ स्टूडेंट के। और सर मेरे ख्याल से ये भी है कि अगर मान लीजिए पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं तो आप यहाँ से पार्ट ए से एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 30 मार्क्स निकाल एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं स्कोर आपका कम मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें, बहुत कम मेहनत हाँ। है, आप यहाँ से स्कोर थोड़ा सा अपना अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि स्कोर क्या, रैंक इंप्रूव करने के लिए आपको पार्ट ए करना भी जरूरी है। और रैंक इंप्रूव करना क्यों जरूरी है आपको बताता हूँ, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होते हैं दे आर ओनली अलाउड फॉर एसपीएम फेलोशिप, तो आप ट्राई कीजिए उसके लिए। एक कैंडिडेट का कहना है सर बायो वाले को मैथ से बहुत डर लगता है। हाँ, तो मैंने बोला ही पहले, इस डर को कैसे दूर किया जाए सर? देखो
इस डर को दूर तो प्रैक्टिस से ही करोगे। आप जितना टाइम अपने लाइफ साइंस को दे रहे हो उसका 10% टाइम आप एटलीस्ट उस यूनिट को भी दीजिए। और आपको तो सर, आप तो एक्सपर्ट हो उसमें, आपको तो पता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट उन चीजों को तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और ये फोबिया दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है? अरे ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने अटेम्प्ट ही करना है, लेकिन आप तैयार तो होके जाइए। बिल्कुल सर। एक और सवाल है सर प्रिपरेशन के बाद भी क्वेश्चन ना बने तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसके लिए क्या करें? अच्छा, प्रिपरेशन के बाद क्वेश्चन ना बने तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपकी पूरी नहीं है। डीमोटिवेट हो जा रहे हैं सर बच्चे, उसके लिए डीमोटिवेट तो होना ही नहीं आपने यार। डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो आप लोग? देखो, आपने एक प्रैक्टिस किया, आपने एक टॉपिक पढ़ा लेट से, और आप उसका क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है? तो गलती क्या की आपने? अब आपसे बन नहीं पा रहा है, इसका मतलब गलती आपने की, आपने सही चीज को, उस चीज को नहीं पढ़ा है जो आपने पढ़ना था, तभी तो आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। आपने पढ़ लिया, आपने अपने आप से पढ़ लिया। कभी कभी हमें क्या लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है और हमारे लिए वो इजी हो रहा है, तो हम अपने आप से दिमाग में सोच लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। पर इंपॉर्टेंट वो है जो एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को पढ़िए, तब क्वेश्चन सोल्व कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल सर। मतलब ये कह सकते हैं सर, आराम से आप पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर से पहले वाला जो टाइम है सर, अगर आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, और जो आप नोट्स बना रहे हो, आपका नोट्स आपसे अच्छा कोई रिवाइज कर ही नहीं सकता। Exactly. जैसे सर बच्चे भी कई बार क्या होता है ना, एक दूसरे के नोट्स कलेक्ट करते हैं, जबकि वो कोई काम का है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नोट्स जो है वो आपके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता है। देखिए, मैं तो इस बात को बोलूंगा कि नोट्स हमेशा आप अपने आप बनाइए, आप किसी दूसरे पर रिलाय मत कीजिए। किसी दूसरे स्टूडेंट ने नोट्स कैसे बनाए हैं, आप उसका तरीका समझने का, उसका नोट्स बनाने का तरीका आपसे डिफरेंट है। आप खुद के नोट्स बनाइए। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, रिवीजन के लिए आपके पास बहुत सारा हो जाता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को पूरा एकदम लेंदी बनाते हैं। उतना लेंदी नोट्स मत बनाइए, क्रिस्प चीजों को लिखिए, मैक्सिमम फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट्स को रिवाइज करना भी इजी होता है, जैसे कि बायजूस तो माइंड मैप प्रोवाइड कराता ही है, दोज आर बेस्ट थिंग। ठीक है, वो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट थिंग है। तो जब माइंड मैप या आपने खुद के फ्लो चार्ट बना रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिवीजन आपके लिए इजी हो जाएगा। और रिवीजन इजी के साथ साथ में जब इमेज आप देखते हो ना फ्लो की फॉर्म में, एक थ्योरी की फॉर्म में तो आपने उसको पढ़ा तब वो याद रहे ना रहे, लेकिन जब आपके सामने इमेज की फॉर्म में कुछ चीजें हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। सर एक कैंडिडेट का सवाल है कि सर आपने कोचिंग की थी प्रिपरेशन के लिए या फिर सेल्फ स्टडी? देखिए, दोनों चीजें हैं। देखो, बेसिकली कोचिंग का फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ स्टडी में आपको खुद से नहीं पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे छोड़ना है। कोचिंग से आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपके सामने एक सब कुछ रेडी है, आपने क्या पढ़ना है, तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम बचा रहे हो अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ने से। सर बच्चे आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि अच्छा, मैंने देखिए, मैं बताता हूं, मैंने कुछ टाइम के लिए कोचिंग जरूर लिया था, तो मुझे एक आइडिया हो गया था कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, कैसे चीजों को पकड़ना है मुझे। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे एग्जाम जो है उस साल में मैंने निकाले थे। ICMR हो गया, DBT हो गया, CSIR हो गया, टाइफर GS हो गया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, जितने भी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे वो मैक्सिममली उसी साल में निकलेगी, क्योंकि सबका सिलेबस ओवरलैप करता है। 80% सिलेबस सेम है और आपको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाइड करने के लिए 60% से ऊपर मार्क्स चाहिए ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो आप एक को टारगेट कर रहे हो, आप सबको टारगेट कर सकते हो। सर अगला सवाल ये भी है, जैसे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आप एक लेक्चर में लेने से पहले कितनी मेहनत करते हैं सर? ओके, देखिए, फिलहाल मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कारण ये है क्योंकि बच्चों को आजकल जो मैं नोट्स दे रहा हूं ना, उसमें मेरी जो PPT है, PPT के साथ में मैं थ्योरी भी लिख रहा हूं और थ्योरी में पॉइंट्स में लिख कर देता हूं, ताकि बच्चे को ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कुछ सुनते भी रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। जो मैं जो क्लास ले रहा हूं वो सुनेंगे भी और पैरेलली नोट्स भी बना लेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बड़ा ध्यान से सुनते हैं, उनका फोकस वहां होता है। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को बाद में नोट्स ना बनाने पड़े, उनकी मेहनत को कम करने के लिए मैं PPT में हर चीज ऐड कर रहा हूं। तो इट्स टेक लिटिल, लाइक थोड़ा ज्यादा टाइम मुझे लग जाता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो, मतलब कह सकते हैं सर 50% मेहनत तो मैं करके दे रहा हूं आपको। मतलब बनी बनाई मिल रही है, बस आपको खाना है। बस एग्जैक्टली। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अपने तरीके से बना सकते हो, लेकिन अब उसमें क्या होगा कि जब मैं अपने आप से बना रहा हूं, नोट्स आपको जो है बायजूस प्रोवाइड तो कराते ही, आपको क्लास के बाद, आपको यूनिट के बाद जो है आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी हो। मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैंने उसी लैंग्वेज में चीजों को लिखा हुआ है, तो आप जो सुन रहे हो और फिर उसके बाद जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आप उसको कनेक्ट कर लेते हो इजीली। ठीक है, तो दैट इज, आई थिंक, जरूरी भी है।
टाइम बचाने के लिए। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आफ्टर क्वालिफाई जैसे CSI या नेट बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद के स्कोप क्या क्या होते हैं सर बच्चों के लिए, क्योंकि ये भी एक सवाल होता है, बच्चे जानना चाहते हैं। देखो वैसे तो हमारी बहुत वर्कशॉप हो चुकी है इन चीज़ों पे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि क्वालिफाइड करने के बाद अगर आप JRF कैटेगरी में क्वालिफाइड करते हो तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर PhD प्रोग्राम एंड यू विल गेट फेलोशिप, जो कि एक सैलरी से तो ज़्यादा ही है, और फेलोशिप जो है वो इंक्रीज भी होती रहती है। दूसरा, जो लोग PhD नहीं करना चाहते हैं, जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंडेटरी है कि आपके पास आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में नेट हो। तो नेट और JRF जो है बेसिकली यही होता है कि JRF वो लोग जो है करते हैं जिन लोगों को PhD करनी है। जिन लोगों को PhD नहीं करनी है या जो ऑलरेडी PhD कर चुके हैं, नेट तो उनके लिए भी कंपलसरी है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सर। और अगर इसके अलावा भी आप किसी और फील्ड में, किसी और लाइक फॉर एग्जांपल आप जो है किसी और जो है लाइक सिविल सर्विसेज वगैरह, स्टेट सर्विसेज वगैरह में जाना चाहते हो, तो इंटरव्यू में आपको एक अलग वेटेज मिल जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हुआ है। तो दैट मेक्स अ इंप्रेशन। तो जो पैनल में जो लोग बैठते हैं वो आपसे पूछेंगे भी जरूर कि आपने मास्टर्स किया है तो आपने क्या ये नेट भी क्वालिफाइड किया है, पूछते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत ही रेपुटेड एग्जाम है ना ये। तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, वहां पर भी आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। सर जून में भी बच्चों के पेपर है, जून जुलाई में आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ICMR है, CSIR है, जून जुलाई में हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए कुछ टिप्स, ट्रिक, एकदम। मोटिवेशन। देखिए ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, बस आपको एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। आपने मास्टर्स भी क्वालिफाइड किया है, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज भी है। अब आप जो है बस टाइम को मैनेज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए और रिवीजन करते हुए, आप ये मानिए कि 2 महीने, जो अगर मैं मान के चलूँ कि 2 से ढाई महीने में एग्जाम होने वाला है, तो बस ये अपने आप को दीजिए आप, क्योंकि यही तुम्हारे आगे की लाइफ बनाएंगे। अगर ये तुम सेशन में नहीं कर पाए इन केस, तो फिर से आपको 6 महीने वेट करना होगा। तो उस टाइम में आपने 6 महीने आपने वेस्ट कर दिए। दूसरी चीज, फिर जो है आप उस टाइम पर फेलोशिप भी तो लेते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी तो हो जाते, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता। PhD बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में। PhD से पहले जो लोग PhD कर चुके हैं उनको पता होगा कि PhD से पहले आपके थॉट्स क्या होते हैं, आपकी थिंकिंग क्या होती है, और PhD करने के बाद आप देखते हो आपके थॉट्स कहाँ चले जाते हैं। बहुत कुछ, मतलब आप प्रोफेशनली डिग्री तो ले रहे हो, आप पर्सनली भी आप बहुत इंप्रूव करते हो। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू रखती है लाइफ में आपके। एक सवाल बच्चे सर बार बार पूछ रहे हैं, हाँ सर आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया है हाँ CSIR नेट के लिए? हाँ, ये सवाल बच्चों के मन में बार बार है। सेल्फ प्रिपरेशन नहीं, मैंने कोचिंग लिया था डायरेक्शन के लिए। एक डायरेक्शन आपको कोचिंग, देखो आपको टाइम बचाना है, हर 6 महीने एग्जाम होता है। आज मैंने MSc पास आउट किया, मेरे पास 6 महीने हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो उन 6 महीने में मुझे 30 यूनिट को कवर करना है। कैसे कवर करना है, मैं खुद से अगर उस चीज को लेके बैठ जाऊंगा, कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसमें 2-3 महीना अपना निकाल दूंगा। ओवरऑल सर पता, मेरे ख्याल से बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सेल्फ प्रिपरेशन से CSIR नेट क्वालिफाई किया जा सकता है? देखिए अगर आप डेडिकेटेड हैं, कोचिंग का एक फायदा ये होता है, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग पे एम्फेसिस कर रहा हूं, कोचिंग का एक फायदा ये होता है कि आप जो है मैनेज रहते हो। आपने पता है कि मुझे इतने घंटे क्लास लेनी है, मेरा ये टाइम है, शेड्यूल्ड है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कभी कभी आप भटक जाते हो अपने रास्ते से। अगर आप डेडिकेटेड हो, आप कर सकते हो, तो आई थिंक सेल्फ स्टडी इज इनफ, अगर आप लोग खुद कर सकते हो तो। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन पूरा चाहिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, आप सेल्फ स्टडी करोगे, आप अपने आप को पूरा डेडिकेटेड रखिए कि मुझे इतने टाइम तक तो पढ़ना ही है, तो सेल्फ स्टडी से तो फिर आप निकाल ही सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा समझने में। यहां पर आपको एक क्या बोलते हैं ना कि बना बनाया सब कुछ मिल जा रहा है, वहां पे आपको सब कुछ अपने आप से करना होगा। और सर एक सवाल ये भी है कि एक टीचर का स्टूडेंट लाइफ में कितना बड़ा रोल है सर? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भाई देखो टीचर ही आप अपने आप से चाहो, बिना टीचर के आपने कुछ किया आज तक? बिल्कुल। आपने बैचलर किया, आपने मास्टर्स किया, अगर आपको टीचर नहीं गाइड कर रहा होता तो आप क्या कर पाते उसको? यहां पर भी वही है, टीचर आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अरे आप देखो ना, एक मैं बोला पहली यूनिट बायोकेमिस्ट्री है, मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री की एक कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, लेट्स से लेनिंजर ले लिया आपने या व्हाइट एंड व्हाइट ले लिया, एक बुक के अंदर 1500 पेजेस है। एक यूनिट के लिए आपको 1500 पेजेस पढ़ने पड़ रहे हैं, पढ़ पाओगे आप अपने आप से 4 महीने में? मेरे ख्याल से सर एक बुक कंप्लीट होने में आपका 1 साल निकल जाएगा, और वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपको टीचर वहां ये गाइड करता है कि एग्जैक्टली उन 1500 पेज में से आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट पेज है जिससे आप एग्जाम को टारगेट करो। एक सवाल है सर कैंडिडेट का, सभी टॉपिक्स को याद कैसे रखें
और आफ्टर कंप्लीशन सम ऑफ यूनिट्स बहुत कंफ्यूजन हो रही है। देखो, सारे टॉपिक्स को कैसे याद रखें, तो याद रखने का एक ही तरीका है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, रिवीजन। आप टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते रहिए। मतलब आप एक पूरा अपना एक शेड्यूल बनाइए कि मैं इस यूनिट को इतने टाइम में कवर कर रहा हूं, तो फिर मुझे इस यूनिट को इतने फ्रीक्वेंटली रिवाइज भी करना है। और तरीका बताता हूं कि आप रिवीजन जब भी करते हो तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या होता है कि हमने रिवीजन किया स्टार्ट, अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया, और मान लीजिए 20 टॉपिक है, मैं 20 टॉपिक तक रिवीजन करता गया। दूसरी बात, मैं फिर से रिवीजन करूंगा, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, नहीं। एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन उल्टा स्टार्ट कीजिए। एक रिवीजन अगर आप स्ट्रेट 1 से 20 तक कर रहे हो, तो दूसरा रिवीजन आप 20 से 1 तक करिए, क्योंकि आप बार बार 1 को करते रहोगे तो 1 से लेकर 10 तक तो आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, पर बाकी वालों में फिर आपकी एनर्जी जो है कम होने लगेगी। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन कर रहे हो, आपको पता तो है ना सब कुछ भाई आपके सामने है, तो ऐसा नहीं कि हमारा माइंड सेटअप रहता है नहीं पहले मैं ये पढ़ूंगा तब जाके मैं आगे का पढ़ूंगा। अरे आप उसको ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके, एक बार रिवाइज कर चुके, अब आप उल्टा रिवाइज कीजिए, तो आपकी पीछे की चीजें भी जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपके याद हो जाएंगी। और सर पता है मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इससे क्या होगा ना कि आपका पूरा सिलेबस 2 से 3 घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो जा रहा है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बार बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये लेकर चलो कि सर अगर आप वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट भी अगर आप दे रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे निधि का जो सवाल ये था कि कैसे सबको याद करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, भूल जाते हैं। भूलने का बीमारी सर मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में सभी के साथ है। अरे भूलने का, आपको लग रहा है आप भूल गए हो, हाँ। मैं आपको बताता हूँ फैक्ट क्या है। आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपने 1 महीने पहले पढ़ा था, आप भूल गए हो। कैसे भूल गए? मैं अगर आज आपको क्वेश्चन देता हूं तो आज आप उसका क्वेश्चन बना लेते हो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाते तब तक आपको लगता है आप भूल रहे हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप तुरंत से आंसर कर लेते हो। ये फैक्ट बात है, आप करके देखिए। आपको लग रहा है मैंने एक टॉपिक पढ़ा था 1 महीने पहले, मैं भूल गया हूं। अरे उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आप मोर देन 50% क्वेश्चन सही सोल्व कर लोगे। तो भूले कहां हैं आप? वो आपका दिमाग आपको ऐसे बोल रहा है कि आप भूल गए हो। दिमाग में सब कुछ रहता है, बस रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन करोगे तो रिवीजन से वो जो है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस एक डर है बच्चों के अंदर, वो पहले से ही है, वो डर है। और ऐसा लेकिन सर लेट्स से मुझे 2 महीने बाद एग्जाम देना है, मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा और मैं इसको एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाया। मैंने बोला कि ये कंडीशन थी, इस टॉपिक को मैं रिवाइज नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व नहीं करूं, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है आपका। ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। ऑप्शन देख के अपने आप आपका दिमाग काम करेगा, नहीं इसका राइट ऑप्शन ये है, इसका ये ऑप्शन राइट हो ही नहीं सकता है, तो ये 3 ऑप्शन गलत है, ये एक ऑप्शन राइट है। और सर मेरा ये भी मानना है कि आप पेपर में ये लेकर चलो कि 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्टली, ऑप्शन को एलिमिनेट करना अगर आप सीख गए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सेट किए जाते हैं सर। ऑप्शन में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं जो बच्चे सोच सकते हैं अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी ऑप्शन सेट कर दिए गए, तो ये भी कहीं ना कहीं होता है। नहीं, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका राइट आंसर है वो एकदम राइट है और बाकी का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, ठीक है, तो वो होते हैं इजी क्वेश्चन, जिसको आप बोलते हो इजी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन जो है बहुत क्लोज दिए होते हैं। हालांकि वो देखने में ऐसा लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन ऑप्शन इतने क्लोज होंगे कि अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वो जो है टफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो होते हैं टफ कैटेगरी के क्वेश्चन, तो इसलिए उनके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसलिए अगर आप डिटेल में चीजों को पढ़ोगे, डेप्थ में चीजों को पढ़ोगे और अच्छे चीजों को रिवाइज करोगे तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। और सर अब जाते जाते कुछ बच्चों के लिए खास मैसेज। अच्छा हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि देखो, सबसे पहले तो आप अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए अपने आप। अगर जो लोग ने अटेम्प्ट दिया है नहीं क्वालिफाइड कर पाए हैं तो अपने आप को जो है डिमोटिवेट मत कीजिए। आप एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हो, आप तैयारी कर चुके हो। साथ साथ में आगे वाले टाइम में आने पर आप लोग जो है टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, मैनेज कीजिए। ये अगले 2 महीने जो भी एग्जाम के आप अपने लिए दीजिए, उसमें कोई नहीं, तुम्हारा कोई भाई बंधु कुछ नहीं होना चाहिए, अपने लिए दो, उसके बाद सबको दो टाइम अपना। जब एक बार क्वालिफाइड कर लोगे तो टाइम मैनेजमेंट रखो, रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट जरूर देते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक देना, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और आपको ये भी पता होता है कि आप कहां गलती कर रहे हो। अगर आप ये सब मैनेज करके चलोगे और एग्जाम से 15 दिन पहले केवल रिवीजन स्टार्ट करो, वहां मॉक जितना बनाना है अगले 1 से 1.5 महीने में बना लो। फिर बड़े मॉक टेस्ट दो, पूरा फुल मॉक टेस्ट दो, कभी 1 दिन में दे दो, क्योंकि उस टाइम पर तो रिवीजन के लिए आपके पास इतना कुछ हो जाता है, तो आप रिवीजन में ही टाइम दो मैक्सिमम, ठीक है। बस इतना ही है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो अगले कुछ टाइम में तो देखिए पेपर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बस नेगेटिव नहीं करना है आपको, और टाइम मैनेजमेंट पेपर में भी करना है। तो ओवरऑल जैसा सर अभी कह रहे थे कि मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, इन सब पे अगर आप काम करते हो अच्छे से तो डेफिनेटली आपका पेपर क्वालिफाई होगा, 100% होगा।
आप रेगुलर बेसिस पे, जैसा कि अभी सर कह रहे थे, पहले आप सेक्शनल मॉक टेस्ट पे काम करो, देन आप ओवरऑल मॉक टेस्ट पे काम कर सकते हो। क्योंकि अगर सेक्शनल पे आप काम करते जा रहे हो, जैसे जैसे यूनिट कवर होते जा रहे हो, उस यूनिट के अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर आप लास्ट में ओवरऑल मॉक टेस्ट भी अगर आप दे रहे हो 2, 4, 5, 6, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर 100% क्वालिफाई होगा, क्योंकि आप पेपर से पहले 10-12 प्रैक्टिस कर चुके हो। एग्जैक्टली तो 100% आपका होना ही है। और जून वाले पेपर के लिए सभी लोग प्रिपरेशन करेंगे। अभी बहुत टाइम है आपके पास, आराम से आप कर सकते हो। अभी भी अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिर से अगले नेक्स्ट वीक भी हम लोग कुछ और एक्सपर्ट टॉक के साथ आपके साथ मिलेंगे। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा ललित सर के साथ। ललित सर के एक्सपीरियंस को आप लोग जाने होंगे, इनकी सक्सेस स्टोरी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे। आपको एक मोटिवेशन की तरह कह सकते हैं कि एक जो नहीं होता है कि सर एक एनर्जी Exactly. मिलती है कि जब हम लोग देखते हैं कि हाँ कोई इंसान कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, तो एक अच्छा सा भी लगता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और सभी लोग करेंगे क्या, इस वीडियो को अपनी जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हर जगह पे शेयर कर देंगे। इतना छोटा सा काम करना है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।